हेलो स्टूडेंट, देखिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, बिहार पुलिस का जो खान सर का बुक है इसको देखने वाले हैं। तो पार्ट 7 निकालेंगे और पेज नंबर देखिए मायने रखता है। पेज नंबर 39, क्वेश्चन कितने 100 देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अपने 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है। मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है, इसका आंसर आप कीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप करेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए हम थोड़ा सा ना लेट करके आंसर देंगे ताकि आपको पता तो चले कि आपने सही करा है गलत करा है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 26 मील और 385 गज। 26 मील और 385 गज इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि मैराथन एक बहुत लंबी दौड़ होती है। मैराथन एक बहुत लंबी दौड़ होती है। इसकी दूरी होती है कितना, 42.195 किलोमीटर या 26 मील 385 गज कह सकते हैं। देखिए अगर आपको क्वेश्चन दे देगा सेम क्वेश्चन, ठीक है, और ऑप्शन में क्या दे देगा 42.195, तो आइए नहीं देगा तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको याद करके रखना है। 2 क्वेश्चन देख लेना है, मतलब 2 आंसर हो सकता है, या तो 26 मील 385 गज अगर गज में दिया होगा तो, नहीं तो क्या करेंगे 42.195 किलोमीटर मारेंगे। ठीक है, यह दौड़ सबसे पहले देखिए ये जो मैराथन दौड़ हुआ था ना, ये सबसे पहले कब हुआ था, 1896 में हुआ था। एथेंस यानी यूनान में हुआ था, ओलंपिक खेलों में रखी गई थी। यही दौड़ क्या हुआ था, ओलंपिक खेलों में रखी गई थी। समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपना कि एरिट्रिया, क्या कह रहा है, एरिट्रिया जो 1953 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, किस महादेश में स्थित है। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन का कहने का सिर्फ मतलब क्या है कि एरिट्रिया किस महादेश में स्थित है, लेकिन आप लोगों को क्या किया गया है, हम लोगों को थोड़ा सा घुमाया गया है, और इस घुमाने के चक्कर में हम लोग इसमें से 2 क्वेश्चन और याद कर लेंगे। देखिए कह रहा है एरिट्रिया जो 1993 में क्या बना, संयुक्त राष्ट्र बना, है ना जी। तो कह देगा कि एरिट्रिया कब संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना, तो हम लोग कहेंगे 1993 में बना। अगर कह देगा कि एरिट्रिया संयुक्त राष्ट्र का कितना नंबर का सदस्य है, तो कह देंगे 182वां सदस्य है ना। तो ये 2 क्वेश्चन ये हुआ, आई क्वेश्चन ये हुआ। तो हम लोगों को अभी कौन सा आंसर देना है, एरिट्रिया किस महादेश में स्थित है, बस इसका इतना ही आंसर दे देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एरिट्रिया कहता है एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना किस महादेश में स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना, अफ्रीका। किस महादेश में स्थित है, अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है कि एरिट्रिया एक छोटा सा देश है, छोटा है ना, एरिट्रिया एक छोटा सा देश है जो अफ्रीका में है। कहाँ है, अफ्रीका में है। ठीक है, और समुद्र के किनारे बसा है। कहाँ बसा है, कह देगा एरिट्रिया कहाँ बसा है, तो अफ्रीका में तो बसा है, समुद्र के किनारे बसा है। क्लियर है, कह देगा कि यह देश 28 सितंबर 1993 को संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का 182वां सदस्य बना है। ठीक है, यह देश गरीब माना जाता है। आ गया, क्लियर हो गया। एरिट्रिया एक बहुत छोटा ही एक देश है जो अफ्रीका में है और समुद्र के किनारे बसा है। यह देश 28 सितंबर 1993 को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना है और 182वां सदस्य बना है। क्लियर, वेरी गुड। अब आ जाइए, अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है। इसका आंसर आप करेंगे, हम करेंगे नहीं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है। 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए, 3 नंबर का आंसर बता दें। 3 नंबर का आंसर अपना हो जाएगा सीवी रमन, है ना जी। सीवी रमन कहता है किस भारतीय वैज्ञानिक, देखिए इनको 2 पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है और क्या मिला हुआ है, भारत रत्न भी मिला हुआ है डॉक्टर सीवी रमन को, है ना, डॉक्टर सीवी रमन को। अब देखिए डॉक्टर सीवी रमन और उनके सम्मान, डॉक्टर सीवी रमन भारत के मशहूर वैज्ञानिक थे। सीवी रमन क्या थे, भारत के मशहूर वैज्ञानिक थे। समझ में आया, कहता है कि उन्हें रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। उन्हें देखिए 1930 में भी मिला है और फिर उन्हें 1954 में भारत रत्न भी दिया गया है। देख रहे हैं ना, ये क्या है, मशहूर वैज्ञानिक है, नाम क्या है, सीवी रमन नाम है। क्या है नाम इनका, सीबी, ऐसे याद रखेंगे सीबी। जीबी तो हम लोग डेली कहते हैं ना, तो जीबी ना याद करके सीबी याद रखेंगे ना, सीबी। तो अपना क्या हो जाएगा, सीवी रमन को क्या मिला है, 1930 में क्या मिला, इनको मिला नोबेल पुरस्कार, और 1954 में क्या मिला, भारत रत्न। ठीक है, याद रहेगा ना। अब देखिए उसी साल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण और सीवी राजगोपालाचारी को भी भारत रत्न मिला। और उसी साल क्या हुआ है कि सर्वपल्ली राधाकृष्ण को और सीवी राजगोपालाचारी को, दोनों को क्या मिला, क्या मिला बताइए, उन दोनों को मिला भारत रत्न। समझ गए, आ जाएगा समझ में,
ओके चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, कह रहा है कि विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। इसका आंसर बता दीजिए। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर कहेंगे कि यूरोप। तो हम कहेंगे वेरी गुड, क्या हो जाएगा यूरोप, है ना। यूरोप को क्या कहा जाता है? विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। समझ में आया? विषमताओं का महाद्वीप कौन है? यूरोप है। अब आ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए कह रहा है कि यूरोप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है क्यों? यहाँ का मौसम बहुत अलग अलग होता है ना। यहाँ पे देखिए विषम ना, सम संख्या विषम संख्या, ऐसे याद रहेंगे ना, सम संख्या विषम। तो देखिए विषम को याद रखना है। यूरोप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। काहे कहा जाता है भैया? क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत अलग अलग होता है, कभी ठंडा, कभी गीला, तो कभी गर्म, तो कभी सूखा, है ना। इसीलिए कहा गया है कि विषमता भैया ये तो सम नहीं है, ये तो किसी से कट ही नहीं रहा है, ये है विषम, है ना। ये क्या है? ये विषम है जो किसी से नहीं कट रहा है। तो क्या करेंगे? विषम है ऐसे मान लेंगे, विषम ऐसे मान लेंगे कि विषम है। तो यहाँ क्या क्या है? कभी गर्म, कभी ठंडा, कभी गीला, बारिश से नहीं, और कभी गर्म हो जाएगा, कभी सूख जाएगा, है ना। अब आ जाइए, कहता है इसका ज़मीन का आकार भी बाकी महाद्वीप से अलग है। यह दुनिया के सबसे विकसित यानी आगे बढ़े हुए महाद्वीप में गिना जाता है ना। आगे देखिए, दुनिया के सबसे विकसित यानी आगे बढ़े हुए महाद्वीप में से गिना जाता है। अब आज 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? इसका आंसर बताइए। निम्न में से मतलब इनमें से भारत किसका, देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, देखिए कर रहा है सबसे बड़ा निर्यातक है। नींद तो नहीं आ रही है ना। देखिए सबसे बड़ा निर्यातक किसका है? तो आप कहेंगे कि खिलौना, कपड़ा का, है ना। तो कपड़ा इज राइट आंसर हो जाएगा, कपड़ा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। कहता है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े कपड़े बेचने वाले देशों में आता है। सबसे बड़ा कपड़ा क्या करता है? बेचता है ना। भारत में महाराष्ट्र को कपड़ों की राजधानी कहा जाता है ना। किसकी? महाराष्ट्र को कपड़ों की राजधानी की। आज से याद रखेंगे, भारत में महाराष्ट्र को क्या कहते हैं? कपड़ों की राजधानी कहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कपड़ा मिलें, है ना, मिल होते हैं कपड़े के, अहमदाबाद यानी गुजरात में है, ठीक है। इसीलिए अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? बोस्टन कहा जाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, अब आ जाएंगे अपना 6 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? क्या है? सैंडविच द्वीप है, ठीक है। क्या हो जाएंगे? सैंडविच द्वीप है। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए, उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है। इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन यानी पुराना नाम, कौन सा ऐसा द्वीप है भैया जिसका पुराना नाम सैंडविच द्वीप था? है ना, पुराना नाम वही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप कहिएगा कि हवाई द्वीप। तो हम कहेंगे वेरी गुड, है ना। निम्नलिखित में से कहा ना किस द्वीप का प्राचीन नाम। देखिए हवाई द्वीप का प्राचीन नाम क्या है? क्या कहता है कि हाँ, हवाई द्वीप का क्या नाम है? प्राचीन नाम क्या है? सैंडविच द्वीप, है ना। इसको सैंडविच द्वीप के नाम से पहले जाना जाता था। अब आ जाएंगे, कहता है कि हवाई द्वीप की खोज 1770 में कैप्टन कुक के द्वारा की गई थी। समझ में आया? हवाई द्वीप की खोज कब हुआ था? 1770 में कैप्टन कुक के द्वारा की गई थी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित है। क्या बोल रहा है? कि संयुक्त राज्य अमेरिका के, देखिए यह अमेरिका के प्रशांत महासागर, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित है। समझ में आया? हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु है, जो ओआहू द्वीप पर स्थित है। समझ में आया? चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एकमात्र महाद्वीप है, एक मात्र है, ठीक है, जिससे होकर, देखिए यहाँ पे बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जगिए कह रहा है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा गुजरती है। कहता है कि कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। इसका आंसर कीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। क्या हो जाएगा? अफ्रीका। देखिए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। कहता है कि अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एकमात्र महाद्वीप है। क्या है? विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, तीनों रेखा गुजरती हैं, है ना जी। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से क्या कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में प्रथम बार मानव ने जन्म लिया था, है ना। इसीलिए इस महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहते हैं।
देखिए कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है इसमें। देखिए याद कीजिए, कहता है कि अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा महाद्वीप है। याद रहेगा, अफ्रीका महाद्वीप विश्व का क्या है, दूसरा महाद्वीप है। पहला नहीं कहेंगे, दूसरा कहेंगे। अफ्रीका महाद्वीप में प्रथम बार मानव ने जन्म लिया था। प्रथम बार क्या हुआ था, मानव ने जन्म लिया था। इसीलिए से क्या कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहते हैं, मानव जाति का पालना कहते हैं। मानव जाति का पालना कहते हैं। आया समझ में। चलिए अब आगे हम बढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए अपना 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो इसको सुमेलित करना है सूची 1 से और सूची 2 से। तो देखिए सूची 1 में ये दिया हुआ है, ठीक है। सूची 2 में क्या दिया हुआ है, ये नंबरिंग वाला दिया है, ABCD वाला दिया है 1 में, ठीक है। तो आप देखिए उगते सूर्य की भूमि, इसको किससे मिलाइएगा आप, इसको किससे मिलाइएगा। ए का क्या हो जाएगा, कोरिया हो जाएगा, फिनलैंड हो जाएगा, जापान हो जाएगा, या फिर नॉर्वे हो जाएगा, फिर भूटान हो जाएगा। उगते सूर्य की भूमि किसको कहते हैं, बताइए। उगते सूर्य की भूमि किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे कि जापान को कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए का 3 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए का 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है, 3 नंबर। अब देखिए अब कह रहा है कि मध्यरात्रि सूर्य की भूमि, बी नंबर। देखिए मध्यरात्रि सूर्य की भूमि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए किसको कहा जाता है, मध्यरात्रि सूर्य की भूमि किसको कहा जाता है, बताइए। तो आप कहेंगे कि नॉर्वे को कहा जाता है। तो देखिए बी का क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि नॉर्वे को कहा जाता है। तो देखिए नॉर्वे 4 नंबर पे है, तो 4 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए फिर हो जाएगा कि हजारों झीलों की भूमि, ठीक है, देख रहे हैं ना, हजारों झीलों की भूमि। तो क्या हो जाएगा, सी का कितना हो जाएगा, देखिए तो सी का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि हजारों झीलों की भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं फिनलैंड को। तो फिनलैंड इसमें आ जाएंगे, है ना, हजारों, यहाँ देखिए फिनलैंड आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सी का क्या हो जाएगा, सी का अपना हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। अब आइए अगर है ब्रज की भूमि, तो ब्रज की भूमि किसको कहते हैं, बताइए। ब्रज की भूमि कोरिया को कहते हैं, है ना जी। तो डी का क्या हो जाएगा, डी को 1 नंबर हो जाएगा। तो अब मिलाएंगे आंसर कि इसमें से कौन सा सही है। देखिए यहाँ पे आएंगे तो अपना मिला लेंगे, ऐसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं। अब देखिए इसको मिलाइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का 3 है ना। तो देखिए तो इसमें कौन सा ए का 3 है, देखिए तो, है ना। इसका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए का, यहाँ पे ए का 3 दिया हुआ है, सही है। बी का 4 दिया हुआ है, ठीक है। सी का 2 दिया हुआ है, ठीक है। और डी का 1 दिया हुआ है। समझ में आ गया, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से एक बार रिपीट करके थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम करते हैं जूम। अब देखेंगे अपना कितना नंबर, 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, बताइए। जो भारत का संविधान है वो भारत को कैसे वर्णित करता है, इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। देखिए कहा जाता है कि भारत राज्यों का संघ है ना जी। तो राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है, सही आंसर है ना। भारत के संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, तो राज्य के संघ के रूप में वर्णित करता है। आ गया। अब देखिए थोड़ा सा थ्योरी पढ़ें। कहते हैं भारत का संविधान भारत को राज्य के संघ के रूप में वर्णित करता है ना। भारत राज्यों का संघ, इनका वर्णन पहली अनुसूची में ही भी किया गया है ना। भारत राज्यों का संघ है, इसका वर्णन पहली ही अनुसूची में कर दिया गया है। कहता है कि संविधान के भाग 1 में संघ और उनके राज्य क्षेत्र का वर्णन है, जो अनुच्छेद 1 से 4 में स्थित है ना, समझ में, है ना, राज्यों के रूप में वर्णित करता है। अब आ जाएंगे 10 नंबर का आंसर करेंगे, ठीक है। 10 नंबर का आंसर कीजिए। तो कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, इसका आंसर देखिए। यहाँ से यहाँ क्वेश्चन है, कहता है सूचना का अधिकार अधिनियम, यहाँ से यहाँ तक ही क्वेश्चन है। सूचना का अधिकार अधिनियम कह देगा कब, किस वर्ष लागू हुआ, है ना। तो इसका आंसर बताइए, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बता दीजिए। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 10 का आंसर बताइए। 10 का कहेंगे ए, तो हम कहेंगे वेरी गुड। 15 जून 2005 को क्या हुआ था, सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को भारतीय संसद में पारित किया गया था। समझ गए। सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को कहाँ किया गया था, भारतीय संसद में पारित किया गया था। भारत में इसे 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था, है ना। भारत में कब लागू किया गया था, एक और क्वेश्चन यहाँ देखेंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था, तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था, ठीक है। यह मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत सरकार द्वारा लाया गया अधिनियम है, जिसे RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन भी कहा जाता है, RTI भी कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 19 में स्थित है ना जी। अब आइए 11 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए कर आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर क्या, उसके साथ क्या होता है। आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर के साथ क्या होता है, बताइए। ये 11 नंबर का क्वेश्चन बता दीजिए क्या हो जाएगा, है ना। इसका आंसर बताइए। तो आप कहिएगा कि इसका आंसर हो जाएगा बी। कहेंगे कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, है ना जी। आम चुनाव जब हो जाता है उसके बाद प्रोटेम स्पीकर लोकसभा द्वारा चुने तो जाते नहीं है ना। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य इसकी भी नियुक्ति नहीं, लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य भी नहीं होता है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कौन, प्रोटेम स्पीकर। आ गया समझ में, वेरी गुड। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है।
थोड़ा सा इसका थ्योरी देख लेते हैं। कहता है आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है। क्या करता है, इसका काम क्या है, प्रोटेम स्पीकर जो लोकसभा की क्या करता है, पहली बैठक की अध्यक्षता करता है और नवनिर्वाचित सांसदों को पद की शपथ दिलवाता है। इसका यही काम है ना। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। हो गया, आगे समझ में। अब देखिए कह रहा है कि भारत के संविधान का विचार किसने दिया था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर आप सो रहे हैं तो देखिए आपसे कोई मिलने आया है, बहुत प्यारा है, क्यूट है ना। कह रहा है कि भारत के संविधान का विचार किसने दिया था, बताइए। विचार भी किसी ने तो दिया होगा ना कि भारत के संविधान बनाया जाए, तो विचार किसी ने पहली बार किसी को तो दिया होगा ना, उसके दिमाग में आया होगा ना। तो 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, आप कहेंगे कि एम.एन. रॉय। वेरी गुड। भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसी के दिमाग में आया था तो वो कौन थे, एम.एन. रॉय थे, है ना, एम.एन. रॉय थे। देखिए कह रहा है कि एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 ईस्वी में भारत का संविधान बनाने के संविधान सभा के विचार को प्रस्तावित किया गया था, है ना। एम.एन. रॉय का पूरा नाम रॉय था। एम.एन. रॉय का क्या करा, एम.एन. रॉय का पूरा नाम रॉय था, मानवेंद्र नाथ रॉय था। यहाँ पे गलती से ऐसे लिखा गया है ना। एम.एन. रॉय का पूरा नाम क्या है, मानवेंद्र नाथ रॉय था। ठीक है, अब देखता है संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर, है ना। देखिए संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे, है ना। अब आ जाएंगे कितने नंबर पे, 13 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग में, कौन सा ऐसा भाग है, हम लोग कहते हैं वीडियो देखते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे ही भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को, जो मूल कर्तव्य है, सन्निहित किया गया है। इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को क्या किया गया है, सन्निहित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, आप कहेंगे कि सी, तो हम कहेंगे वेरी गुड, भाग 4A में क्या किया गया है, भारत के संविधान के मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है। आगे समझ में। अब देखिए थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। कह रहा है कि हमारे संविधान के भाग 4A में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए पार्ट कितना, पार्ट 4A में ना। हाँ, अब देखिए कह रहा है कि मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में रूस देश के संविधान से लाया गया था। देखिए कितना अच्छा, कितना प्यारा बात है। कहता है मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में रूस देश के संविधान से लाया गया था। जो मूल कर्तव्य है वो कहाँ से लाया गया है, रूस देश से। ठीक है, और इसे भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भाग 4 के एवं अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया था। आगे समझ में। अब आ जाइए 14 नंबर का आंसर कीजिए। कह रहा है कि संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालय पर अधिक्षण की शक्तियाँ देता है। कहता है संविधान की बात हो रही है ना, संविधान। कहता है संविधान कौन से, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को, हाई कोर्ट को, सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधिक्षण की शक्तियाँ देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर कहेंगे, आप क्या कहेंगे कि 227। तो हम कहेंगे वेरी गुड। इन्हें पूछ रहा है कि संविधान किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट को सभी अधीनस्थ न्यायालय पर अधिक्षण की शक्तियाँ देता है, कौन से अनुच्छेद में, तो 227 अनुच्छेद में। आगे समझ में, 227 अनुच्छेद में। कहता है संविधान अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालय पर अधिक्षण की शक्तियाँ प्रदत्त करता है। उच्च न्यायालय की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 214 में है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। कहता है उच्च न्यायालय की चर्चा संविधान के कितने अनुच्छेद में है, तो 214 में है ना। सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा संविधान के 124 में है। समझ में आ गया, चर्चा कहाँ है। कहता है ना कि उच्च न्यायालय की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 214 में स्थित है, सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा अनुच्छेद 124 में स्थित है। आगे समझ में। अब आ जाएंगे 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। जो राज है ना, राज, उसके सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, बताइए, राज के, है ना। 15 नंबर का आंसर कीजिए। 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो आप कहिएगा कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है, राज जब करना है तो किसके द्वारा चुने जाओगे, तो विधि के विधान याद रखेंगे, है ना। जब राज करना है तो विधि के विधान जब तक लागू नहीं होगा तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मेहनत खूब करना है। क्या राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखिए कहता है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। देखिए विधि का विधान कितने साल, 6 साल, है ना। 6 साल के बाद अगर आप मैट्रिक इंटर कर चुके हैं, 6 साल आपके पास समय है, समझ लीजिए 5-6 साल होता है, सब किसी के पास होता है। अगर इतने दिन में कुछ बड़ा नहीं किया ना तो समझिए कि दिक्कत है। और देखिए राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को
क्या हुआ था ये गलती से दिखाया गया है। कहता है कि राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी। राज्यसभा की फी चर्चा अनुच्छेद 80 में है। आगे समझ में, इनका कार्यकाल कितने दिनों का है? 6 वर्ष का। ये पूछ देगा, इसका संभावना उतना नहीं है लेकिन ये पूछता है कभी कभी। राज्यसभा के बताइए चुनाव का कार्यकाल, राज्यसभा के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का बस। ठीक है, आ जाइए। कहता है कि भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? इसका आंसर कीजिए। 16 नंबर का आंसर क्या ही हो जाएगा? इसका आंसर करेंगे आप, है ना? क्या हो जाएगा बताइए तो, क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर्वोच्च हाई कोर्ट। हाँ, वेरी गुड। भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित, मतलब एक कोर्ट से वो कोर्ट, कहीं भी किसी भी कोर्ट में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है जी? हाई कोर्ट को है, यानी सर्वोच्च न्यायालय को। आगे समझ में? वेरी गुड। अब देखिए, कह रहा है कि भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 124 में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा संविधान के कितने? 124 याद रखेंगे, है ना? 112 पर हम लोग खूब फोन लगाते हैं, कोई दिक्कत हो जाता है पुलिस को बुलाने के लिए। खूब नहीं, मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कोई गड़बड़ हो गया तो 112 पर लगाते हैं, तो ऐसे आपको याद रखना है कि 12 को 24 कर देंगे। क्या सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा संविधान की अगर पूछेगा किस अनुच्छेद में, तो 124 के अनुच्छेद में याद रखेंगे, है ना? अब आ जाएंगे 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, कहता है कि स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? देखिए, हर किसी में एक गुण होता है और हर किसी में एक अवगुण होता है। तो स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है ये देखने को आज आपको मिल रहा है, तो इसका आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सभी हैं, है ना? आप कहेंगे कि इसमें से सभी हैं, सभी हैं, तो हम कहेंगे बिल्कुल सही। देखिए, ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते, ये हर कोई जानता है। ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से होते ही नहीं हैं। कई राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण शक्तियाँ स्थानांतरित सरकारों को स्थानांतरित नहीं की हैं। देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, कह रहा है कई राज्य सरकारों ने, राज्य की कई सरकार हैं ऐसे जिन्होंने महत्वपूर्ण शक्तियाँ स्थानीय सरकारों को नहीं दिया है। स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों की भी कमी है, इसीलिए स्थानीय सरकार के अवगुण ये सब माना जाता है। आगे समझ में, देखिए कहता है ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते, कई राज्य सरकार, ये यही सब बात लिखा हुआ है। अक्षमताएं और भ्रष्टाचार भी हैं, है ना? अब 18 नंबर का क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कह रहा है कि समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? आइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिएगा। समग्र आपूर्ति की तुलना में, समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में निरंतर वृद्धि को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बता दीजिए। तो आप कहेंगे कि मांग जन्य मुद्रास्फीति, हम कहेंगे वेरी गुड। देखिए, जब भी यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, देखिए मांग जन्य मुद्रास्फीति तब होती हैं जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग उनकी आपूर्ति से अधिक हो जाती है। कहने का मतलब है जब अर्थव्यवस्था में समग्र पूर्ति से अधिक होती है तो उपभोक्ता उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के लिए अधिक भुगतान करने को तैयार होता है, जिसके कारण कीमतों में वृद्धि होती है, जिसे मांग जन्य मुद्रास्फीति कहते हैं। मान लीजिए 100 कलम है और मांग 150 है, तो क्या करेगा दुकानदार? कलम के दाम बढ़ा देगा। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं मांग जन्य मुद्रास्फीति। समझ में आ गया? आइए, आप लोग बाजार जाते होंगे तो आप लोगों को पता है कि क्या चीज़ का मांग है। अगर मांग बढ़ जाता है तो दाम बढ़ जाता है ना? देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर आप करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पूंजीगत, कहता है पूंजीगत प्राप्तियाँ और भुगतान इसका हिस्सा नहीं, बाकी इसका हिस्सा सब है। ठीक है, आगे समझ में। अब आएंगे अगला पे। देखिए, कह रहा है कि भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान नहीं है। पूंजीगत प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जिनका मूल्य पूंजी से प्राप्त होता है। सामान्य रूप से खरीदी गई सभी संपत्तियां पूंजी ही कहलाती हैं। ऐसी संपत्तियों को हासिल करने के लिए भुगतान किया गया धन पूंजीगत प्राप्तियां के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब आएंगे 20 नंबर का आंसर करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां, जगिए देखिए प्यारा क्वेश्चन आया हुआ है आप ही के लिए। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन आया है। कहता है कि व्यापार घाटा, अगर आप व्यापार करते हैं, घाटा कहता है उस स्थिति का वर्णन करता है जहां, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? जगे हुए हैं ना? इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? क्या ही हो जाएगा इसका आंसर? तो आप कहेंगे वस्तुओं की निर्यात उनके आयात से कम होता है। देखिए इसका मतलब क्या होता है? इसका आंसर देखिए बी हो जाएगा। देखिए वस्तुओं का निर्यात यानी कि हम क्या कर रहे हैं? भेज कम रहे हैं। आयात यानी कि
देखिए भेज कम रहे हैं और ज़्यादा खरीद रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? अगर ज़्यादा आयात हो रहा है इसका मतलब हम ज़्यादा खरीद रहे हैं, और निर्यात यानी कि भेज रहे हैं कम, तो क्या हो जाएगा? व्यापार घाटा का वर्णन करता है, यही व्यापार घाटा का वर्णन करता है। तो ये इतनी सी बात करने के लिए कैसे कैसे घुमा देता है क्वेश्चन, है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जब वस्तुओं को निर्यात यानी कि भेजना उनके आयात से कम हो जाता है, यानी कि खरीदने से कम हो जाता है, उसे व्यापार घाटा कहते हैं। अर्थात वह देश अपने यहाँ लोगों की मांग के अनुरूप वस्तुएं एवं सेवाओं का पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पा रहा है। अब आएंगे कितने नंबर पे? अब आ जाएंगे हम लोग 21 नंबर पे। करे आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन सी निर्धारित करता है? आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति देता ही नहीं है। बैंकों के लिए आधार दर कौन सा निर्धारित करता है? ये जो आधार दर है वो कौन निर्धारित करेगा, है ना। तो 21 नंबर का आप आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि ये निर्धारित करते हैं आरबीआई। वेरी गुड, है ना। ये आरबीआई निर्धारित करता है कि बैंकों के लिए कितने आधार दर कौन से, मतलब मान लीजिए कि इसका जो दर है जैसे परसेंटेज, वो परसेंटेज कौन तय करता है? तो आरबीआई तय करता है। ठीक है, अब आ जाएंगे। देखिए कहता है बैंकों के लिए यह आधार दर आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया जाता है। आधार दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर है जिसके नीचे बैंकों को अपने ग्राहकों को ऋण देने की अनुमति नहीं है। आरबीआई किसी भी बैंक को रेपो रेट पर 2 से 14 दिन के लिए ही ऋण देता है ना जी। बैंकों का ये हाल है। अब देखिए कह रहा है कि आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। समझ रहे हैं ना। ये पहले प्राइवेट था लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण हो गया कब? 1 जनवरी 1949 को। समझ में आया? आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती हैं? भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में, जो ऋण है जो उनका वितरण करने में कौन कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा लेती हैं, ठीक है, रखती हैं? उसका आंसर बता दीजिए। 22 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा वाणिज्य बैंक, है ना। वाणिज्य बैंक भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के ऋण का वितरण करने में कौन कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा लेती हैं? तो ये सर्वोच्च हिस्सा लेने वाले वाणिज्य बैंक हैं। समझ में आ रहा है? वेरी गुड, है ना। कह रहा है वाणिज्य बैंक भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में सर्वोच्च हिस्सा रखती हैं। वाणिज्य बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो धन जमा करने, व्यवसाय करने के लिए ऋण देते हैं, जैसे सेवाएं प्रदान करती हैं। उन्हें वाणिज्य बैंक या व्यापारिक बैंक या व्यावसायिक बैंक भी कहा जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं। कहता है कि भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। क्या हो जाएगा? सुकुमार सेन। ठीक है, भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। ठीक है, देखिए सुकुमार सेन भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चुने गए थे। सुकुमार सेन मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में 21 मार्च 1950 से लेकर 19 सितंबर 1958 तक पद पर कार्यरत रहे थे। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। समझ में आ गया? वर्तमान में कौन है? अभी वर्तमान में है राजीव कुमार, इसका मुख्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है, अब 24 नंबर का देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे क्या कहा जाता है? बताइए। कहता है जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे क्या कहते हैं? बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आधार दर, है ना, आधार दर। अब इसको समझने के लिए आप जब तक थ्योरी नहीं समझेंगे नहीं समझ में आएगा। कह रहा है कि जब ब्याज से कम दर पर, ब्याज जो हम लोग ब्याज देते हैं ना, उससे कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है तब उसे उधार दर के रूप में जाना जाता है ना। ठीक है, अब देखिए कहते हैं आधार दर को बैंक दर या आधार ब्याज दर के रूप में जाना जाता है। इस दर को आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम ब्याज दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। अभी आगे पढ़े थे लोग, ठीक है, आगे समझ में। ठीक है, जब ब्याज दर को कम दर पर बैंकों द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है तब उसे आधार दर के रूप में जाना जाता है। और ये निर्धारित कौन करता है? ये आरबीआई करता है। अब 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वृत्त प्रदान नहीं करता? इसका आंसर बताइए। भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वृत्त प्रदान नहीं करता? 25 का आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा निर्यात आयात बैंकों को, है ना। क्या करता है? निर्यात आयात बैंकों को पुनर्वृत्त
पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता। कौन? नाबार्ड। भारत में नाबार्ड बैंक। ठीक है, आया समझ में? अब देखिए कह रहा है भारत में निर्यात आयात, निर्यात माने भेजना, आयात माने मंगाना, बैंकों को नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है। ठीक है, एग्जिम बैंक की स्थापना भारत सरकार के द्वारा निर्यात आयात बैंक के प्रबंधन के रूप में की गई थी। ठीक है, एक जो एग्जिम बैंक है तो क्या आयात निर्यात बैंक के प्रबंधक के रूप में क्या की गई थी? रूप में की गई थी। या कहते हैं 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे कि जो नाबार्ड बैंक है उसकी स्थापना कब हुई? तो 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 को हुई थी। 26 नंबर का आंसर कीजिए। कहता है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? 26 का आंसर कीजिए। 26 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जब आयात निर्यात से अधिक होता है ना, जब आयात निर्यात से अधिक होता है। ठीक है, 26 का आंसर देखिए, कहते हैं ना प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की जो समस्या है कब उत्पन्न हो जाती हैं? जब आयात निर्यात से अधिक हो, यानी मंगा रहे हैं ज़्यादा, बेच रहे हैं, भेज रहे हैं कम, तब ये प्रतिकूल हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है, उल्टा है ना, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या आ जाती है। आया समझ में? ठीक है, जब आयात निर्यात से अधिक होता है तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। भुगतान संतुलन वह विवरण है जो एक निश्चित अवधि के लिए एक देश की संस्थाओं, सरकार, निकाय या व्यक्तियों के बीच सभी लेन देन को रिकॉर्ड करता है। आ गया समझ में? अब आ जाएंगे 27 का आंसर कीजिए। कह रहा है कि सेना का एक जनरल है ना 36,562 सैनिकों से एक संपूर्ण वर्ग, ये मैथ का सवाल है, आप अपना देख लेंगे। ठीक है, 28 नंबर भी आप अपना देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 29 नंबर भी अपना देख लेंगे, 30 भी देख लेंगे, ये सब मैथ का सवाल है। ठीक है, अब आ जाएंगे कितने नंबर पे? 33 नंबर भी वही है, 34 नंबर भी वही है। ठीक है, 35 नंबर भी वही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 36 नंबर भी वही है, 37 नंबर देखेंगे। ठीक, आप देखो रहा है 37 नंबर, देखिए यहाँ 36 में आकृति दी हुई है त्रिभुज वाला, तो आप जब बुक खोल के देखिएगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहते हैं निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। ये हो गया पार्लियामेंट, ये हो गया ग्रेट ब्रिटेन और ये है कांग्रेस। इसके बाद क्या होगा? इससे ये रिलेट करता है तो इसे कौन सा रिलेट करेगा? तो इसका आंसर बता दीजिए। 37 नंबर का क्या हो जाएगा? बताइए, 37 का यूएसए हो जाएगा। पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन से और कांग्रेस यूएसए से। अब देखिए कहता है कि देखिए ये भी अपना सवाल देख लेंगे। ठीक है, आइए, और 39 नंबर का कह रहा है कि एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं। एक घर में बिजली के उपकरण क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। समझ रही हैं? कह रहा है श्रृंखला में जुड़े होते हैं कि समांतर में जुड़े होते हैं, या तो श्रृंखला में या समांतर में, श्रृंखला और समांतर दोनों में। किस में? एक घर में, हम लोग के घर में, आप लोग के घर में, सब किसी के घर में बिजली उपकरण जुड़े होते हैं, तो कैसे जुड़े होते हैं बताइए? 39 का आंसर कीजिए। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, है ना जी, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, तो ये हो जाएगा अपना आंसर, है ना। कितना? 39 का हो गया। अब आ जाएंगे, देखिए कह रहा है कि घरों में बिजली के उपकरण समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। समांतर क्रम में वोल्टेज समान और धारा अलग अलग होती हैं। कहीं से आप बंद कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? वहीं से सिर्फ बंद होगा, बाकी चलते रहेंगे। ठीक है, तो वो समांतर क्रम में आ गए हैं। ये अपना क्वेश्चन देख लेंगे 40 नंबर का, ये मैथ का सवाल है ना। अब देखिए ये भी मैथ का ही है, एक वस्तु सूर्य, देखिए ये भी अपना देख लेंगे। अब आ जाएंगे हम लोग 42। अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कहता है कि निम्नलिखित में किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? कौन सी ऐसी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी बताइए? 42 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा कि भारतीय समाज के सेवक की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया था? भारतीय समाज के सेवक का स्थापना किया था। कब किया था? 1905 में, है ना। समाज सेवी एक ऐसा व्यक्ति है जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करता है। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता बनारस में की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे। देखिए एक और क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। क्या याद रखेंगे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु, इनके गुरु, देखिए इनके गुरु, गांधी जी का गुरु ये गोपाल कृष्ण गोखले, और इनके गोखले के गुरु कौन है? एमजी रनाडे, है ना, एमजी रनाडे। और आपके गुरुजी कौन है? आप कमेंट में हमको बताइएगा। ठीक है, देखिए भारतीय समाज सेवा की स्थापना 1905 ईस्वी में किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। 1905 याद रखेंगे। ठीक है,
भारतीय समाज सेवक की स्थापना। ठीक है, अब देखिए समाज सेवी एक ऐसा व्यक्ति है, ये जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, समाज सेवी एक ऐसा जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते थे, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में कांग्रेस अधिवेशन, देखिए 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता बनारस में की गई थी। अब एक और क्वेश्चन याद रखें, 1905 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता बनारस में की गई थी, है ना। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु, ठीक है। इनके गुरु कौन है? MG रानाडे। आइए, बहुत हो गया। कहते हैं अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय, देखिए अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? आप इसमें क्या करेंगे? इसका आंसर क्या बताएंगे? बताइए। BR अम्बेडकर द्वारा, है ना जी। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? BR अम्बेडकर ने की थी। आया समझ में? किसने की थी? BR अम्बेडकर। देखिए अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की थी। भीमराव अम्बेडकर एवं गांधी जी के बीच 1932 ईस्वी में पुनः पैक्ट किया गया था, जो दलित के आरक्षण से संबंधित था। हो गया। अब देखिए इतना प्यारा क्यूट सुंदर सा एक क्वेश्चन आ गया है। सोए हैं जग जाइए। कह रहा है कि सत्यमेव जयते, यहाँ देखिए सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई हैं? बहुत ही सुंदर क्यूट। देखिए आपसे कौन मिलने आया है? कितना प्यारा क्वेश्चन मिलने आया आपसे, बताइए। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई? इसका आंसर क्या ही हो जाएगा? आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ, वेरी गुड। आप कहेंगे मुंडकोपनिषद से ली गई हैं, है ना जी। मुंडकोपनिषद से ली गई हैं। आया समझ में? देखिए सत्यमेव जयते उक्ति मुंडकोपनिषद से ली गई हैं। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की जीत प्रथम, है ना। सत्य की जीत होता है। और देखिए प्रथम बार 1918 में सत्यमेव जयते का नारा पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? इसमें देखिए और क्वेश्चन बन रहा है। कहता है सत्यमेव जयते का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो आप कहेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा दिया गया था, है ना। सत्य की जीत प्रथम बार 1918 में, ये 1918 में ही इसको दिया गया था। ठीक है, आ गया समझ में? वेरी गुड। आप बहुत चालाक है ना, इसीलिए। देखिए कह रहा है कि 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है? वो नारा नहीं जो हम लोग अपने कमर में पहनते हैं, है ना, वो वाला नारा नहीं। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है? 45 का आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। इसका आंसर आप कहेंगे जय हिंद। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है। एक व्यक्ति की नारा आज तक देखिए हम लोग कितना गर्व से कहते हैं जय हिंद, है ना। कितना अच्छा लगता है कहने में, है कि नहीं। तो जय हिंद किसने दिया था? ये याद नहीं होगा तो क्या याद होगा? ये जय हिंद किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आगे समझ में? ठीक है। अब देखिए जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1942 में दिया गया था। याद रखेंगे 1942 में दिया गया था। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक आपस में अभिवादन कैसे करें? इसके लिए जय हिंद का सुझाव दिया गया था। देख लिए ना, आज भी वही काम किया था। आज़ाद हिंद फौज, जो फौज के सैनिक थे, आपस में एक दूसरे को अभिवादन कैसे करें, इसके लिए जय हिंद का सुझाव दिया गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी, है ना। कहता है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन बन जाएगा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। आज़ाद हिंद फौज, देखिए आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में। ये आने के बाद ये आया, है ना। आगे समझ में? देखा देखी तो आज भी हो रहा है, कभी भी होता है ना, है ना, समझ में? ठीक है। अब आ जाएंगे कितने नंबर पे? अब हम लोग आ जाएंगे 46। पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? यहाँ पे कब बना लीजिएगा। पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल, पहला प्राचीन पुराना ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर आप कहेंगे कि हाँ हो जाएगा 1776 ईस्वी पूर्व में क्या किया गया था? पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल शुरू किया गया था, है ना। अब आ जाएंगे, ठीक है। कहता है कि 1776 ईस्वी में पहले ओलंपिक खेल की शुरुआत ग्रीक में हुई थी। ग्रीक, है ना। ओलंपिक खेल हर साल में आयोजित किए जाते हैं, हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। अब देखिए कहता है कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था, वो किसकी अध्यक्षता में और कहाँ किया गया था? 47 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन है। 47 का आंसर कीजिए। 47 है ना, 47 अपने आप में है ना। इसका आंसर क्या बताइएगा आप? बताइए। सी बता रहे हैं, वेरी गुड। अब देखिए क्वेश्चन करें कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था WC बनर्जी की अध्यक्षता बॉम्बे में, है ना। बॉम्बे पहले कहा था, मुंबई कहते हैं, बॉम्बे में, है ना जी, बॉम्बे। WC बनर्जी की अध्यक्षता बॉम्बे में हुई थी। अब देखिए कह रहा है कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में
बम्बई में आयोजित किया गया था। इसके देखते WC बनर्जी द्वारा किया गया था, है ना। कर कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर, यहाँ पे एक और क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष जॉर्ज लूथे थे। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। कितना सारा इसमें क्वेश्चन है, देखिए अब याद कीजिए। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885, वेरी गुड। किसके द्वारा, आप कहेंगे एओ ह्यूम के द्वारा, है ना, एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। साल तय हो गया, किसने तो किया होगा, तो एओ ह्यूम ने किया था। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम जो मुस्लिम आदमी था वो कौन था, बदरुद्दीन तैयबजी। प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष जॉर्ज यूथ थे। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी अध्यक्ष एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, है ना। आया ना समझ में। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन। अब देखिए 48 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे। 48 का आंसर करेंगे। 48 का आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे, इसका आंसर बताइए। 48 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो आप कहेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा सी, उदाहीन। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे, उदाहीन, है ना, उदाहीन, याद रहेंगे, उदाहीन। देखिए पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदाहीन के द्वारा की गई थी। उदाहीन ने अपनी राजधानी राजगिरी से हटाकर पाटलिपुत्र की थी। पाटलिपुत्र को पटना नाम देने वाला शासक कौन था, शेरशाह सूरी। पाटलिपुत्र का पट्टा नाम किसने दिया, शेरशाह सूरी का देने के हम लोग पटना भुगते रहते हैं, है ना जी। और इसकी स्थापना उदायन के द्वारा की गई। अब आ जाएंगे पाटलिपुत्र से रिलेटेड है, कहता है नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान थे, कौन थे। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय हैं इनके प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे बताइए। 49 नंबर क्वेश्चन को बताइए। तो आप क्या कहेंगे शिलभद्र, है ना, शिलभद्र थे, है ना जी। 49 नंबर का क्या कहेंगे आप कि शिलभद्र थे, तो वेरी गुड। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे, शिलभद्र थे, है ना। अब आ जाएंगे कितने नंबर पे, कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख बंगाली विद्वान शिलभद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त शासक सुकुमार वन के द्वारा किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वस्त करने वाला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी था। है समझ में। 50 नंबर का आंसर कीजिएगा। ये है इंग्लिश का सवाल, है ना। पता है इन द फ्लोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन फेज। वन हु वॉक्स इन स्लीप। 50 नंबर का आंसर बताइए। 50 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए नंबर। आगे बढ़ें, अब आ जाइए 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता है कि वन ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो फाइंड द वन दैट बेस्ट फिट्स इनटू द ब्लैंक इन द फ्लोइंग सेंटेंसेस। राइप होगा जी, राइप मैंगोजेस हैव स्टार्टेड टू। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका इंग्लिश का सवाल है भैया, इंग्लिश का। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 53 नंबर का आंसर कीजिए फटाक से आप। तो आप कहिए कि इसका आंसर हम लगा दिए डी पे तो सही है, फॉल ऑफ हो जाएगा, है ना, फॉल ऑफ हो जाएगा। अब आइए जो इंग्लिश जानता है, जो इंग्लिश पढ़ा है, वो अपना थ्योरी देख लेंगे, वो है ना जी, आपने बुक में ही दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है सेलेक्टी द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड डिसीव। इसका आंसर क्या हो जाएगा। 54 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो 54 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि 54 नंबर का हो जाएगा सपोर्ट, डिसीव सपोर्ट, समझ रहे हैं। अब आ जाएंगे 55 नंबर पे। कहता है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद सुटेबल अल्टरनेटिव गिवन बिलो। स्वाति इज जेंटल, हर सिस्टर इट। इसका आंसर 55 नंबर का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा मस्ट हैव डॉन, ठीक है। अब आ जाएंगे कितने नंबर पे, 56 नंबर पे आ जाएंगे। कहता है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ए पर्सन हु हेल्प विलिंगली विदाउट बीइंग पेड फॉर इट। 56 नंबर का आंसर कीजिए। 56 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 56 नंबर तो आप कहेंगे बी हो जाएगा, तो हम कहेंगे राइट आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वॉलंटियर। अब आ जाइए 57 नंबर। हम पहले ही बता रहे हैं ईमानदारी से, इंग्लिश कमजोर है मेरा। फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो द सेंटेंस। वन अकाउंट ऑफ ओवरवर्क ही इज। इसका आंसर बताइए 57 नंबर का। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा रन डाउन, है ना, रन डाउन, ठीक है। आगे बढ़े। अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा अलवार महिला संत है। अलवार, इनमें से कौन अलवार महिला संत है। 58 नंबर का आंसर कीजिएगा आप। इसका आंसर क्या हो जाएगा। आइए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा अंडाल।
अलवार महिला संत के अंडाल नाम रखा गया। 58 नंबर है ना जी। अंडाल से याद रखेंगे, अलवार से याद रखेंगे अंडाल, दोनों का सेम ही है। अब आ जाएंगे किस में, देखिए कह रहा है कि अलवार संत 12 थे, कितना 12, इनमें अंडाल महिला संत थी, केवल एक ही महिला संत थी। अलवार संत भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, ठीक है जी। वाक्य के अशुद्ध भाग, त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, ठीक है, इसको चयन करना है। कहता है उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए, कोई त्रुटि नहीं है। 59 नंबर का आंसर बताइए तो फटाक से क्या हो जाएगा, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा अपना सी, है ना, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आइए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं वाक्य के अशुद्ध भाग, त्रुटिपूर्ण, अशुद्ध है जो त्रुटिपूर्ण है, उसका चयन कीजिए। उसकी खराब स्थिति ए है में, बी का ऑप्शन में कह रहा है को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए, डी में कह रहा है कोई त्रुटि नहीं। इसका आंसर कीजिए तो क्या हो जाएगा, 59 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। सी हो जाएगा इसका आंसर, आया ना समझ में, क्या हो जाएगा सी। देखिए सी में कौन दिया हुआ, कहते हैं को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए, क्षोभ नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। देखिए कह रहे उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुआ, इस वाक्य में सी भाग में अशुद्ध है, समझ रहे हैं। अब आइए 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कहते हैं जो सब कुछ जानता है वह है, क्या है, बताइए इसका आंसर। जो सब कुछ जानता है वह क्या है, उसे क्या कहते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसके लिए हम कुछ अच्छा देने वाले हैं यहाँ पे। चलिए क्या है वो है सर्वज्ञ। क्या है, वह है सर्वज्ञ, समझ गए। देख लीजिए कितना सुंदर दिए हैं, ये हार्ड दे दिए। कहते जो सब कुछ जानता है वह सर्वज्ञ होता है, ये ज्ञानी, अज्ञानी, मूर्ख, ना समझ होता है। अरे ये थोड़ी होगा, अज्ञानी का मतलब होता है मूर्ख, ना समझ होता है। विशेषण वह जिसे किसी विषय का विशेष ज्ञान ना हो। जो सब कुछ जानता है वह सर्वज्ञ है, समझ में आया। अब आ जाएंगे 61 नंबर। कहते निम्न वाक्यों को क्रम में लिखिए। 1 नंबर में कौवा घरे में कंकड़ डालने लगा, दूसरा में एक कौवा को प्यास लगी, तीसरे में है घरे में पानी बहुत नीचे था, बगीचे में उसने एक बड़ा घड़ा देखा। यहाँ घड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये एक बड़ा घड़ा देखा। अब इसमें अपना मिलाएंगे, क्रम को रखेंगे, ठीक है। तो क्रम को रखना है तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब इसको क्रम में रख के देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा एक कौवा को प्यास लगी, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, बगीचे में उसने एक घड़ा देखा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा कि घरे में पानी बहुत नीचे था, है ना, और तब हो जाएगा कौवा घरे में कंकर डालने लगा, है ना जी। कंकर डालेगा तब ना पानी ऊपर आएगा, है ना। तो आ गया ना समझ में, चलिए समझ में आ गया, आगे बढ़ेंगे, ठीक। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति के समानार्थी कौन है, चरित्र है, स्वभाव है, क्रम है, भाग्य है, बताइए इसके समान शब्द कौन सा है। तो इसका हो जाएगा अपना भाग्य। 62 नंबर क्या हो जाएगा, भाग्य। इसका नियति का भाग्य हो जाएगा। देखिए नियति का अर्थ है जो पहले से ही रचित हो, जिसे हम भाग्य कहते हैं। लोग कहते हैं ना नियति के खेल कोई नहीं बदल सकता है ना जी। आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, लेकिन नियति जो तय किया है उसे कोई नहीं बदल सकता है। 63 नंबर का आंसर कीजिए। कहता है कि देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा है। कहता रिक्त स्थानों को पूर्ति करे, देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 63 नंबर का आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताइए 63 का। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, अनुकरणीय, अनुकरणीय, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है असंगत यानी कि बेमेल शब्द का चयन कीजिए। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, पाँव, नेत्र, नख, हस्त, इसमें से जो बेमेल है उसका मेल नहीं खाता वो कौन सा है। 64 नंबर का आंसर करेंगे, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना जी। पाँव, नेत्र, हस्त ये सब मेल खाते हैं, लेकिन नख जो है वो मेल नहीं खाता है क्योंकि ये है निष्क्रिय। कहता है कि पाँव, नेत्र एवं हस्त शरीर के सक्रिय अंग है, जबकि नख यानी नाखून शरीर का निष्क्रिय अंग है। अब आ जाएंगे कितने नंबर पे, अब आ जाएंगे अपना, एक सेकेंड ऑप्शन ला दें। अब देखिए कहते वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। सह शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता है तो वह लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा और स्वी अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण अन्याय नहीं कर सकेगी। कोई त्रुटि नहीं है इसमें, जो त्रुटिपूर्ण भाग है उसको ही क्या करना है, बता देना है कौन सा त्रुटि है। ए है, ए में यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा सह शिक्षा से, बी में ये आ जाएंगे यहाँ से, सी में आ जाएंगे यहाँ से और डी में यहाँ से। तो इसे इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपको कहिएगा बी हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए त्रुटि कहाँ है, बी में देखिए त्रुटि कहाँ है, स्वी लिखा हुआ है, स्त्री होगा ना, स्वी लिखा है। अब आ जाइए, कह रहा है 66 नंबर क्वेश्चन की किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है। किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर 66 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि इसका आंसर ए हो जाएगा, ए, है ना जी। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
देखिए 66 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 66 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नामदेव। समझ रहे ना, समय बहुत लग रहा है क्योंकि इसमें समझा समझा के बताना पड़ रहा है, शायद ये वीडियो बहुत लंबा हो जाए, इसलिए अब हम थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। कहता है नामदेव का भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है। इन गीतों में उन्होंने अपने ईश्वर के प्रति गहन प्रेम और समर्पण का भाव व्यक्त किया है ना जी। अब आज ये कह रहा है कि प्रश्वसित वायु में, प्रश्वसित यानी कि मतलब पूरा ये जो क्या है शुद्ध वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। 67 का आंसर कीजिए। 67 का आंसर कहेंगे आप कि बी हो जाएगा, तो वेरी गुड, 21% होती है ना जी, 21% होती हैं। कहता है कि प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। वायु में अन्य गैस नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। अब देखो कहता है 68 नंबर, मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन है, कौन सा है मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन सा है। तो इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कि पुरानी दुनिया वाला बंदर, है ना जी, पुरानी दुनिया के बंदर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में क्या हो जाएगा। मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन है, पुरानी दुनिया के बंदर हैं। देखिए मनुष्य का निकटतम मिलता जुलता गुण वानर है। ठीक है, मनुष्य स्तनधारी में आते हैं जिसका हार्ट 4 कोशिकीय होता है और बच्चे के जन्म देता है ना जी, तो हर कोई जानता है ना। निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है बताइए। 69 70 के करीब हैं। 69 का आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। इसका कहता है निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाएं में क्या होता है, प्रतिरक्षी गठन होता है। आगे समझ में, अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं एंटीबॉडी का निर्माण रक्त प्लाज्मा कोशिकाओं में होती हैं। प्लाज्मा कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं जो अस्थिमज्जा में स्टेम कोशिका से विकसित होती हैं। 70 नंबर का आंसर करेंगे निम्न में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है। इसमें देखिए डेंगू मच्छर से, मलेरिया मच्छर से, फाइलेरिया मच्छर से, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नींद की बीमारी जो है वो मच्छर से नहीं होती है। आगे ना समझ में, देखिए कहता है नींद की बीमारी मच्छर जनित रोग नहीं है। नींद की बीमारी से प्रभावित अंग मस्तिष्क है। नींद के अध्ययन की हेनोलॉजी कहा जाता है और स्वप्रो का अध्ययन एनोरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पसीने की ग्रंथियां सर्वाधिक संख्या में होती हैं, कहाँ होती हैं। यहाँ कुछ छूट गया क्वेश्चन, बताइए सर्वाधिक कहाँ होती हैं। तो आप बता दीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे बगल में, तो वेरी गुड। देखिए होता क्या है, पसीने की ग्रंथियां बगल की त्वचा में सर्वाधिक पाई जाती हैं। पसीना पानी से भरा एक तरल पदार्थ है जिसमें NaCl, लैक्टिक एसिड, यूरिया की थोड़ी मात्रा होती है। शरीर की सतह पर शीतलन प्रभाव की सुविधा पसीनों का प्राथमिक कार्य है। आगे ना समझ में, 72 नंबर का आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है। निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है। 72 नंबर का आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। 72 नंबर का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 72 नंबर का आंसर हो जाएगा शैवाल, है ना। निम्नलिखित में कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है, तो शैवाल बनाए रखता है। ठीक है, देखिए कहते हैं शैवाल कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। सेल वॉल एक कठोर परत होती है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी होती हैं। शैवाल पौधों की कोशिकाएं, बैक्टीरिया और कुछ कवक की कोशिका झिल्ली की चारों ओर घेरे रहती हैं। थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ा चुके हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है इसीलिए। ठीक है, आइए अब 73 नंबर कह रहा है कि जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली, जीवित, कमोबेश आइसोडायमेटिक होती हैं और जिसमें अंत कोशिकीय स्थान होती हैं उसे क्या कहते हैं। एक बार और, जिस कोशिका की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली यानी कि जीवित, कमोबेश आइसोडायमेटिक होती हैं और जिसमें अंत कोशिकाएं स्थान होती हैं उसे क्या कहते हैं। 73 नंबर का आंसर कीजिएगा। तो 73 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो आप कहेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा पेरेन्काइमा। वेरी गुड, सो नहीं न रहे हैं। अब देखिए कहता है कि पेरेन्काइमा एक प्रकार का सरल अस्थायी ऊतक के जो पौधों में जमीन के ऊतकों का एक बड़ा हिस्सा बनता है जिसमें अंतःकोशिकीय स्थान होता है उसे पेरेन्काइमा कहा जाता है। आगे समझ में 74 का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। 74 का इंग्लिश का इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है, सही जो है उसका चयन करना है। ठीक है, अब देखो कह रहा है सभी कोशिकाओं में एक कोशिकीय भित्ति होती है, ए नंबर। ठीक है, बी नंबर कह रहा है कि ये तो नहीं होती है। कहता है गोल्जी तंत्र केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, नहीं। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाएं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं। ये वाला राइट है, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, बिल्कुल भी नहीं। सी नंबर अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, सी नंबर क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में एक अंगक जहां प्रकाश संश्लेषण होता है, इसे कोई रंग द्रव्य नहीं है। 75 नंबर का देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस किन अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है बताइए। हीरा की ग्रेफाइट फ्लोरीन कैसे। 75 नंबर का थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, उसके बाद आप आंसर कीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। कहता है निम्नलिखित में से किस
किन अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है? 75 का क्या हो जाएगा आंसर बताइए? केवल 3 में होती है, फुलरीन में होती है। समझ में आया ना? फुलरीन में क्या होती है? अणु की संरचना पिंजरे जैसी होती है। देखिए कह रहा है फुलरीन की संरचना पिंजरे जैसी या फुटबॉल जैसी होती है। फुलरीन C60 की एक कार्बन आधारित अणु है जो sp² संकरण के माध्यम से एक साथ जुड़े कार्बन परमाणु से बना है। फुलरीन का गलनांक कम होता है और यह नरम होता है। और 6 का आंसर कीजिए। 76 का आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि VT है ना जी, VT ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई क्या है? VT ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी ऊंचाई। 76 का आंसर बता दीजिए फटाक से। तो इसका आंसर हो जाएगा M। क्या हो जाएगा? M हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल मूलतः वेग और समय की गुणनफल होता है। वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र निजी गतिविधि गतिशील वस्तु की विस्थापन दर्शाता है, इसलिए विस्थापन का मात्रक M है। 77 के आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? 76 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिए। बहुत प्यारा। निम्नलिखित देखिए हम इतना तक बता दे रहे हैं कि आपके घर में डेली यूज होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन समांगी मिश्रण है? 77 के आंसर कीजिए। तो इसका आंसर आप कहेंगे, इसका आंसर क्या कहेंगे आप बताइए? तो इसका आंसर आप कहेंगे क्या? नमक का घोल। तो ये बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, अब आ जाएंगे। कहता है नमक का घोल समांगी मिश्रण का उदाहरण है। समांगी मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक प्रकार का मिश्रण होता है जिसमें मूल पदार्थों को अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब आइए 78 का आंसर करेंगे। कह रहा है 78 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है निर्जलीकरण, वायुमंडलीय ऑक्सीकरण के साथ ऑक्सीकरण और जल योजना के दूसरा हाइड्रेट बनाता है, वायुमंडल के साथ संयोजन करता है। 78 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप कहेंगे कि जल योजन जो दूसरे हाइड्रेट बनाता है ना जी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है जल योजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर अपना हो जाएगा ये C नंबर। ठीक है, आगे बढ़ें। देखिए कहते प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के संपर्क में आते ही शीघ्र ही जिप्सम बन जाता है। जमने या कठोर होने के बहुत कम समय लगता है। ठीक है, बहुत कम समय लगेगा। दही में बहुत समय लगा लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किनका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है? मंदक बताइए। निम्नलिखित में से किनका उपयोग परमाणु रिएक्टर में क्या किया जाता है? मंदक के रूप में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। अब बताइए 79 का आंसर कीजिए। तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बताइए, इसका आंसर ग्रेफाइट है ना जी, ग्रेफाइट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे समझ में। कहता है कि परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। कार्बन के 2 अपरूप हीरा व ग्रेफाइट होता है। यह ग्रेफाइट संनेहक बहुत उच्च या बहुत कम तापमान पर उपयोग के लिए विशेष वस्तुओं की श्रेणी में आता है। ग्रेफाइट का अपेक्षित घनत्व 2.2 है। आगे समझ में। अब आइए इसका आंसर कीजिए। 80 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 80 नंबर का आंसर बता दीजिए। कहता है निम्नलिखित में समीकरण का ऑक्सीकरण कौन सा है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, बता देते हैं पहले ही। ठीक है, ये हो जाएगा। आया समझ में? अब देखिए क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा एक अपधातु है ना? कौन सा एक अपधातु है? इसमें से कौन सा एगो अपधातु बा उसको बता दीजिए कौन सा है? तो वो है आर्सेनिक। क्या है? आर्सेनिक है अपधातु। आया समझ में? आर्सेनिक क्या है? अपधातु है। आ गया। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। नोवेल्टी, ओल्डनेस, न्यूनेस के बाद क्या हो जाएगा? इसको आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 82 नंबर का आंसर किए। इसका आंसर D हो जाएगा सर, है ना। देखिए नोवेल्टी नया के ओल्ड पुराना और फिर नया के पुराना। एंटी क्यूटी है ना जी, एंटी क्यूटी वाला गाना निकला था, क्यूटी वाला पवन सिंह। जिस प्रकार नोवेल्टी नवीकरण का विपरीत ओल्डनेस पुराना होता है उसी प्रकार न्यूनेस यानी नयापन का विपरीत प्राचीन काल से होता है। अब आ जाएंगे कितने नंबर? 83 नंबर पे। कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर क्यूट सा आया हुआ है। देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? 83 नंबर का आंसर करेंगे। तो आप कहेंगे कि 1992 में की गई थी, है ना। वेरी गुड। भारतीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी। आ गया। कहता है भारतीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 में की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम भारत सरकार के द्वारा 1990 में बनाया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष सुश्री जयंती पटनायक को बनाया गया। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा है। अभी कौन है? रेखा शर्मा है ना जी। अब आज इसमें सरकार ने 2023 से 24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने % वृद्धि की घोषणा की?
बताइए कितना % वृद्धि की घोषणा किया गया है सरकार के द्वारा। इसका आंसर करेंगे आप 84 का आंसर बता दीजिए। 84 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 84 का ए होगा, है ना जी। क्या हो जाएगा? 84 का ए हो जाएगा। समझ गए? सरकार ने 2023 से 24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने % वृद्धि की घोषणा कर दिए हैं? तो 66%। सरकार ने 2023-24 में 66 की वृद्धि 79, है ना जी, 1000 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धन आवंटित करते समय आपस की कमी, कहते हैं ना, आवास की कमी और गरीबी अनुपात में 25% के लिए 75% वोल्टेज दिया जाए, बैटेज दिया जाएगा। ठीक है, क्या दिया जाएगा? बैटेज दिया जाएगा। अब देखिए 85 क्वेश्चन कहता है कि बजट 2023-24 में 23 से 24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई है। योजना का नाम बता दीजिए। 23 से 24 में 2 साल के 23 से 24 तक, ठीक है, 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई। योजना का नाम क्या है बता दीजिए। 85 का आंसर कीजिए, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो महिला समान बचत प्रमाण पत्र हो जाएगा। महिला समान बचत प्रमाण पत्र इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि बजट 2023 से 24 में 2 साल के लिए महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरुआत, है ना, महिला समान बचत प्रमाण पत्र नाम से किया गया है। महिला समान बचत प्रमाण पत्र की शुरुआत अप्रैल 2023 से किया गया था। 86 का आंसर कीजिए। 86 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? 86 का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर आप सोए हुए हैं तो जग के एक बार देख लीजिए, है ना। अगर नहीं सोए हैं तो बुरा नहीं मानना है ना। देखिए कहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? 87 का आंसर आप कहेंगे कि रेडियो GPT है। तो वेरी गुड, रेडियो GPT है ना जी, है ना। दिखा रहा है ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, है ना, AI द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम, विश्व का सबसे देखिए विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का AI नाम क्या है? रेडियो GPT। रेडियो GPT को दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित किया जाता है। भारत में प्रथम रेडियो स्टेशन का शुरुआत 1927 ईस्वी को ऑल इंडिया रेडियो AIR की स्थापना भारत में 1936 ईस्वी में की गई थी। 87 का आंसर कीजिए। कहता है खेलों में उत्कृष्ट के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अगर आप खेल में अच्छा करते हैं तो उसके लिए आपको कोई पुरस्कार दिया जाएगा ना, तो वो कौन सा पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है? इसका आंसर कीजिए। 87 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है ना जी। क्या देता है? अर्जुन पुरस्कार, खेलों में उत्कृष्ट खेल के लिए, है ना जी। कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन का नाम याद रखेंगे। खेलों में उत्कृष्ट के लिए अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में की गई थी। अर्जुन पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर सलीम दुरानी थे। ये क्वेश्चन बन सकता है ना जी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1961 ईस्वी में। ठीक है, खेलों में उत्कृष्ट के लिए कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार। फिर कह देगा कि सबसे पहले किसको प्राप्त हुआ? तो क्रिकेटर था वो, उसका नाम था सलीम दुर्रानी, है ना। अब 88 का क्वेश्चन का आंसर कीजिए। किस ओलंपिक खेल से मसाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई? किस ओलंपिक खेल से मसाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई है? 88 का आंसर करेंगे। बहुत करीब है 100 के, अब बस नैया पार लगने वाला ही है ना जी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1936 बर्लिन, है ना। 1936 बर्लिन में। तो कहते हैं किस ओलंपिक खेल से मसाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी? तो 1936 में बर्लिन की शुरुआत हुई थी। आ गया समझ में? अब कह रहा है कि 1936 ईस्वी में बर्लिन ओलंपिक खेल से मसाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में की गई थी। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 ईस्वी में एथेंस यूनान में हुआ था। जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि ये वाला वीडियो बहुत बड़ा हो गया, समझाते समझाते, है ना। ऐसे तो टाइम वेस्ट नहीं किए हैं। कहते 89 LIC ने नए ग्राहकों, एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? जो LIC है ना, कोई एक लॉन्च किया है ऐप, और उस ऐप का नाम पूछ रहा है कि उस ऐप का नाम आप खाली बता दीजिए कि उसका नाम क्या है ना। LIC ने नए ग्राहकों, एजेंटों, मध्यस्थ के लिए किस ऐप का लॉन्च किया है? 89 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा कि आनंद नाम है उस ऐप का। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऐसे ही करते रहिए। LIC देखिए कह रहा है ना कि LIC क्या कह रहा है? LIC अपने नए ग्राहकों, एजेंटों, मध्यस्थों के लिए आनंद ऐप को लॉन्च किया है। आनंद ऐप को लॉन्च LIC के द्वारा 19 नवंबर 2020 में किया गया था। LIC की स्थापना 1956 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है ना। अब आ जाएंगे, कह रहा है कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? 90 नंबर का आंसर करेंगे।
बताइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 90 नंबर का आंसर कीजिए। कह रहा है रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, रावत भाटा परमाणु संयंत्र भारत में राजस्थान राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। रावत भाटा परमाणु संयंत्र ऊर्जा संयंत्र 1240 मेगावाट की क्षमता वाला स्टेशन है जो बिजली उत्पादन क्षमता के लिए जाना जाता है। 91 नंबर का आंसर कीजिए। कहता है 91 नंबर की रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास का नाम है? रेड फ्लैग्स, इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास का नाम है? 91 नंबर का आंसर हो जाएगा अपना क्या? आप कहेंगे कि सी। वेरी गुड, संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में क्या होता है? सैन्य अभ्यास होता है। कहता है रेड फ्लैग्स भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चलने वाला एक वायुसेना से संबंधित संयुक्त अभ्यास है। 92 नंबर का क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता है किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता? वही मुक्केबाज, ये एक मुक्का हम लोगों को मार देगा तो हम लोग दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, है ना। वही खेल के बारे में पूछ रहा है, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व, देखिए विश्व की बात हो रही है, बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। अब इसका आंसर कीजिए, कितना मजेदार आंसर है, बी हो जाए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। कहता है निकहत जरीन, निकहत जरीन, है ना। इसका नाम क्या है? जो स्वर्ण पदक जीती हैं उनका नाम है निकहत जरीन, मुक्केबाजी में। ठीक है, मुक्कम की खेल के। कहता है निकहत जरीन के द्वारा महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता गया है। निकहत जरीन हैदराबाद के एक मुस्लिम परिवार में जन्मी बॉक्सर हैं जिसका जन्म 14 जून 1996 में हुआ था। आगे समझ में। अब देखिए 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बैक्टीरिया की खोज की थी सबसे पहले किसने? बाप रे बाप, देखिए कोई से घुमा दिया। बैक्टीरिया की खोज की थी सबसे पहले की, कह देगा सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो कितना अच्छा लगता। तो इन लोगों का काम है क्वेश्चन घुमाना, हम लोगों का काम है उसको सीधा करना, है ना जी। 93 नंबर, अगर आप पढ़े रहेंगे तभी तो करेंगे ना। 93 नंबर का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 93 नंबर का आंसर हो जाएगा ए बी लियोन वेनहॉक, ए बी लियोन वेनहॉक। देखिए सबसे पहले तो ए बी याद रखना है। कैसे वाला ए बी? ऐसे ऐसे ए बी, ठीक है। ए बी याद रखना है। कैसे? देखिए हम लिख के दिखा दे रहे हैं, रुक जाइए। कैसे ए बी याद रखना है? कॉलम तो ले लेने दें। ए बी ऐसे याद रखना, ठीक है। ए बी तब याद रखेंगे लियोन वेनहॉक, है ना जी। तो हो जाएगा ना याद। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? ए बी याद रखिएगा, उसके बाद लियोन वेनहॉक याद रखिएगा, आपका काम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ कहता है कि बैक्टीरिया की खोज 1883 ईस्वी में ए बी लियोन वेनहॉक के द्वारा किया गया था। लियोन वेनहॉक के द्वारा बैक्टीरिया को एकल लेंस वाले सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा गया था। 94 नंबर का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? कहता है एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, एक व्यक्ति मान लीजिए आप संसद के सदस्य नहीं हैं, उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना जी। हम आप तो हो ही नहीं सकते हैं हो सकते हैं क्या? भगवान जाने। 94 नंबर कहता है एक व्यक्ति जो संसद के सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? कितने दिन राष्ट्रपति उसको मंत्री बना सकते हैं? 94 नंबर का आंसर यही कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। तो इसका आंसर आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एगो बकरी के बच्चा देने तक 6 महीना तक, है ना जी। तो आइए इसका 6 महीना आंसर सही होगा। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो उसे राष्ट्रपति, है ना जी, अभी मुर्मू जी हैं तो अगर मुर्मू जी चाहेंगी तो क्या करेंगी? उनके द्वारा 6 महीने के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। अब देखिए कह रहा है कि मोर मुगांव बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मोर, देखिए मोर याद रखेंगे, मोर मुगांव बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? 95 का आंसर करेंगे। 95 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, हमें आपको ठीक बता रहे हैं ना। अब आइए 95 का आंसर पहले बता दें। नहीं, देखिए कह रहा है मोर, तो कुछ इस तरीके से मोर लिखते हैं, हैं? मुर्गा कैसे लिखते हैं? मुर्गा नहीं लिख के मूंगा लिख दीजिए। मोर भी रहेगा और मूंगा भी रहेगा, ठीक है। मोर और मूंगा। बंदरगाह, ये जो बंदरगाह है किस राज्य में है? मोरो है, मूंगा है, किस राज्य में है? 95। अब कहेंगे आप गोवा में, तो सही रहेगा गोवा में, है ना जी। मोर मूंगा बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो गोवा, जाके आओ, गोवा। हम लोग कहते हैं जाके आ जाओ, है ना। गो मैंने जाना, आ मैंने आ जाना, गोवा में। कहते हैं मोर मुगांव बंदरगाह भारत के गोवा राज्य में जुआरी नदी के, देखिए अब मोर मुर्गा जहाँ आ गया तो जुआ तो आ ही जाएगा ना। जुआरी नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है जो अरब सागर में बहती हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह कांडला गुजरात में स्थित है। अब एक और क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। कहते हैं भारत का सबसे बड़ा व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह जो है वो कहाँ है? कांडला यानी गुजरात में स्थित है। 96 का आंसर करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है?
यहाँ में हो जाएंगे। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है। 96 का आंसर करेंगे। अब बताइए इसका आंसर। बिहार के छोड़ा के कोई हो सकता है क्या भैया? बताइए तो, बिहार के छोड़ा के कोई हो सकता है आय कर लगाने वाला? आय में कर है ना, आयकर। अब आइए कहता है कि बिहार राज्य में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है। बिहार राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है। कहते हैं मालिक ने अपनी भूमि दूसरे व्यक्ति को खेती करने के उद्देश्य से सौंप दी और इसके बदले में कोई किराया, नगद या उपज लेता है तो इस प्राप्त किराया या लगान को कृषि आय कहते हैं। समझ गए किसको आय कहते हैं? कृषि आय। अभी भी ये होता है, अगर आप गाँव से हैं तो आपको पता होगा, है ना जी। कोई खेत अपना देता है तो उसके बदले में तो कुछ लेगा ना। कहता है लुप्त प्राय भारतीय एस्किमर्स का पहला प्रजनन स्थल कहाँ खोजा गया था? लुप्त प्राय, लुप्त माने छुप जाना, लुप्त प्राय ऐसे याद रखेंगे। ट्रिक बताते हैं सर। एक है लुप्त प्राय भारतीय एस्किमर्स का पहला प्रजनन स्थल कहाँ खोजा गया? इसका आंसर बता दीजिए। 97 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा कि हाँ खोजा गया है। कहाँ पे? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य VGD। देखिए यहाँ VGD एस, भागलपुर जिला बिहार, है ना। लुप्त प्राय भारतीय स्कीमर्स का पहला प्रजनन स्थल कहाँ खोजा गया था? तो भागलपुर में, है ना जी, बिहार में। अब आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि भारतीय स्कीमर्स का पहला प्रजनन स्थल विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर बिहार राज्य में खोला गया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना है ना जी कार्य करा है धर्मपाल के द्वारा भागलपुर बिहार में की गई थी। आगे समझ में। 98 कह रहा है कि कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड ... द्वारा निर्मित होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर कहता है कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए, उसके निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड अंतर्व्ययी जालिका द्वारा निर्मित किए जाते हैं। समझ में आ गया? किसके द्वारा? अंतर्द्रव्ययी जालिका। कोशिका झिल्ली के निर्माण में आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड और अंत प्रद्रवी जालिका में मौजूद रहता है। कोशिका झिल्ली की खोज 1895 में अर्नेस्ट ओवरटन के द्वारा की गई थी। आगे समझ में। कहता है कि 1000 वाट के एक विद्युत बल्ब को दिन में 10 घंटे प्रयोग में लाया जाता है। समझ गए? 100 कह रहा है कि 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को, ठीक है, एक विद्युत बल्ब है, उस 10 घंटे प्रयोग में लाया जाता है। 10 घंटा, ठीक है, 1 घंटा डेली के। कह रहा है बल्ब द्वारा 3 दिनों में कितना यूनिट विद्युत खपत की जाएगी? इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? 99। इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? तो आप कहेंगे 3, है ना जी। 3 यूनिट कह रहा है ना। कहता है कि कितने यूनिट विद्युत खपत की जाएगी? तो 3 यूनिट खपत की जाएगी, ठीक है। अब 100 नंबर कहता है कि रस्सियाँ तथा गलीचे बनाने हेतु रेशा लेते हैं। कौन सा रेशा? रस्सी के गलीचे बनाने हेतु रेशा कौन सा उपयोग किया जाता है? 100 नंबर का आंसर करेंगे। तो आप कहेंगे कि लिया तो जाता है किसका? पॉलीप्रोपिलीन को लिया जाता है, ठीक है। मेरे साथ बोलिएगा, पॉलीप्रोपिलीन, है ना। पॉलीप्रोपिलीन का यूज किया जाता है। रस्सियाँ तथा गलीचे बनाने हेतु पॉलीप्रोपिलीन का उपयोग किया जाता है। यह कठोर अर्धक्रिस्टलीय थर्मोप्लास्टिक है जिसे पहली बार 1951 ईस्वी में पॉलीमराइज किया गया था, है ना जी, पॉलीमराइज किया गया था। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने कितना 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो में। और इस वीडियो को थोड़ा सा लेंथ हो गया है क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, बहुत ही बारीकी से एक एक क्वेश्चन को देखने में समय मतलब लग गया, वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरा सपोर्ट करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।